नमस्कार, मैं दीपक शर्मा स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश की जो निगाहें थी वो हरियाणा पर थी कि हरियाणा इस बार राजनीतिक दिशा बदलने जा रहा है और एक जीता हुआ मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जहां सेज सजी थी, सिर्फ आप कह सकते हैं कि जैसे केक होता है और आइसिंग ऑन केक होता है, सब कुछ था, केक काटना था। केक कटा नहीं, केक हाथ से निकल गया। कांग्रेस के हाथ से एक जीती बाजी हाथ से निकल गई। आखिर क्या कारण था? और मैं आज इस पूरे घटनाक्रम, जो चुनाव को हम कवर कर रहे थे हरियाणा के दोस्तों, आज पोस्टमार्टम करेंगे, लाइव पोस्टमार्टम करेंगे। कहां कहां क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी और किस तरह से एक हारी हुई बाजी को अमित शाह और मोदी ने रिमोट कंट्रोल से जीत लिया। क्या मशीनें सेट हुई या फिर कांग्रेस की अंतरकलह ले डूबी या कहीं ना कहीं जाट स्प्लिट करके व्हाट वाज द रीजन? ये जीता हुआ मुकाबला हाथ से कैसे निकल गया? इट्स अ बिग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सिर्फ आज का नहीं, आज का सवाल नहीं है, ये बरसों बरस याद रखा जाएगा कि हरियाणा को कैसे कांग्रेस ने खो दिया। राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, हुड्डा जिम्मेदार हैं, शैलजा जिम्मेदार हैं, पार्टी जिम्मेदार है या पार्टी के चापलूस जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आज इस पर भी बातचीत होगी। दो खास मेहमान है और दोनों ही आप कह सकते हैं कि हरियाणा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बेबाक बातचीत होगी। पहला सवाल मेरा अत्री साहब से। अत्री साहब, आपको मैंने किंग कहा, किंग से नवाजा और आप किंग के लायक भी हैं, ऐसा नहीं है। एक उम्र आपने हरियाणा में दी, चप्पे चप्पे को आप समझते हैं। कहां गलती हो गई? आप कह रहे थे कि 58 से 62 कांग्रेस आएगी और मैंने जब कहा, टाइगर भी बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि भाई नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमको अंडरमाइन मत करिए, छत्तीसगढ़ की तरह हम हरियाणा की बाजी पलट देंगे, व्यवस्थाएं हमारे हाथ में। तो टाइगर ने कहा नहीं दीपक जी, खेल पूरी तरह से जम चुका है, नायब सिंह सैनी के बोलने का कोई मायने नहीं, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। अत्री साहब, खेल कहां हो गया? हमारे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, या खेल कांग्रेस के अंदर ही हो रहा था? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं सारे दर्शक साथियों से हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता के साथ, जो हमारा आकलन गलत हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी, पूरी विनम्रता के साथ। लेकिन जो अब मैं तथ्य आपके सामने लाना चाह रहा हूं, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि दर्शक साथी हर शब्द को ध्यान से सुन करके वो उसी सहजता के साथ मुझे माफी भी देंगे। और वो तथ्य ऐसे हैं, ना तो वो मेरे हाथ की बात है, ना दीपक जी के हाथ की बात है, और ना अशोक भाई के हाथ की बात है। वो ऐसी इन बिल्ट गलतियां हैं जिसको आत्मघाती कहते हैं आप, जिसका इलाज हमारे में से किसी के पास भी नहीं है। आप केवल सुनते जाइएगा और मुझे 5-7 मिनट दीजिएगा। फटाफट जी। एक एक चीज मैं आपके सामने आप पोस्टमार्टम, मैंने कहा पोस्टमार्टम करिए। कल आप किंग की भूमिका थे, आज आप उस डॉक्टर की भूमिका में हैं जो पोस्टमार्टम कर रहा है। और इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी चल रही साहब जी, कैमरे पे पोस्टमार्टम है। दीपक जी सुनते जाइएगा एक एक बात को बहुत ध्यान से। सबसे पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास पिछली विधानसभा में 31 एमएलए थे। कांग्रेस पार्टी ने एक फॉर्मूला बना दिया कि ऑल सिटिंग गेटिंग। पहला कारण बता रहा हूं, कारणों पे आपको एक एक करके 31 के 31 को टिकट दिया, 50% उनमें से हार गए। ठीक, 16 सीट गई एक। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी ने की कि 13 सीटों पर गलत टिकट बांटी, जिसकी हमने कल भी जिक्र किया, परसों भी जिक्र किया और तमाम जिक्र किया। वो कहां से शुरू होती है गलत टिकट? सबसे पहले वो जो टिकट जिसका हमने बार बार जिक्र किया अशोक भाई के साथ भी कई बार, फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट से गलती शुरू हुई थी। उसके बाद भवानी खेड़ा, उसके बाद पानीपत अर्बन, पानीपत रूरल, और उसको आगे चलाते जाइएगा। और वो उसका अंबाला कैंट जो अनिल विज जीते जिसके कारण, और दिस इज एंडलेस लिस्ट। तो 13 टिकटें कांग्रेस पार्टी ने गलत दी, उसमें सब जिम्मेदार 13 टिकटें कांग्रेस पार्टी ने गलत दी। टाइगर, देखिए दीपक भाई, जो आकलन, अब मैं आपको दूसरा एंगल बताता हूं। जिस सरकार के 11 मंत्री चुनाव हार जाए, वो सरकार को मैं जीता हुआ नहीं मानता। 11 मंत्री हार गए सरकार के, बीजेपी सरकार को रिजेक्ट, बीजेपी के सिटिंग मंत्री, जब कैबिनेट के मंत्री 9 मंत्री, 2 जीत गए, मतलब 11 में से सिर्फ 2 जीत गए, बाकी 9 हार गए। तो क्या सरकार को रिजेक्ट नहीं किया? बिल्कुल किया। हमारा आकलन क्या था? लोगों से मिलके था, हमारे पास वीडियोस पड़े हैं, टूर के वीडियो पड़े हैं,
जो लोग रैली देख रहे थे, जहां मोदी जी लाखों की भीड़ को एड्रेस करते थे, 10-10 हजार लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे। राहुल गांधी के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही थी। लेकिन ऐसी चुनाव की भीड़ हमेशा बेरर चेक जैसी होती है। जब तक वो डिपॉजिट नहीं होता तब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आता, नहीं तो वो बेरर चेक जो है उसका रद्दी का भी रेट नहीं, क्योंकि उसका वजन भी नहीं होता। कांग्रेस ने कहां चूक की? क्या ये रिबेल है? हमको नहीं मालूम था। हम बार बार कह रहे थे 10 से 12 टिकट कांग्रेस का खेल हुआ है, ये रिबेल उन्हीं में से है। उसके बाद ये भी हम कह रहे थे कि बीजेपी ने मायावती, चंद्रशेखर, ये सारे वोट डिवाइडर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाए। ये बात हम लोगों को समझ में आ रही थी, कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही थी। कई जगह कांग्रेस के रिबेल नहीं है, ऑर्डिनरी इंडिपेंडेंट 20-20 हजार लेके गए हैं। तो जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसने क्या किया? लेकिन ये सारी बातें यदि हमको पता थी, यदि बातें अत्री जी को दिख रही थी, तो फिर हम कांग्रेस को क्यों जिता रहे थे? आपने एक सवाल पूछा था कि मशीनें भी साथ में, सब कुछ भी साथ में। मैंने बोला फिर भी जनमानस होना चाहिए। लेकिन जब हुड्डा जी के यहां से प्रयास होगा सारे शैलजा के लोगों को निपटाना, और शैलजा फोन करके लोगों को कहे कि हुड्डा जी के लोगों को निपटाना, अब ये जो गंदा खेल अंदर हुआ टाइगर 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 आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हुड्डा कैंप शैलजा के लोगों को निपटा रहा है, शैलजा कैंप हुड्डा के लोगों को निपटा रहा है। मतलब कांग्रेस को हरा रही है। पिछले विधानसभा कांग्रेस पिछले विधानसभा का ये रिपीट हुआ। ये जानते थे हुड्डा जी कि यदि शैलजा के लोगों को निपटा जाए तो हम 45, 46, 48, 49 तक आ जाएंगे। और वो चाहते भी थे कि यदि मेजोरिटी ज्यादा बड़ी ना हो तो फिर हुड्डा जी मजबूरी बन सकते हैं सरकार की, आयरा कमान की, कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहां शैलजा सोच रही थी कि मैं उनके निपटा हूं तो कम से कम उनका नंबर कम हो जाएगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। यही नंबर थे ना। उसके बाद बाकी बची जगह पे इन लोगों ने व्यापार किया। केसी वेणुगोपाल भाई है आपकी महिला सहयोगी, अब महिला तो समझ जावा, उसको टिकट सारा पूरा हरियाणा में बना कर रहा था। इट वॉज क्लियर। महिला क्या कह रहे हैं कि महिला है तो समझ जा भाई, महिला भैया महिला मित्र थी और क्या कहूं। अच्छा सॉरी, चलिए। या जो भी वो तो केसी वेणुगोपाल इसका जवाब दे, क्यों प्रपोज किया था उन्होंने उस महिला का नाम वहां पे? क्या इतना भी कांग्रेस के पास ग्राउंड वर्क नहीं है कि पता पड़े कि एक मिनट मिस्टर अत्री साहब सुन रहे हैं आप? ये बताइए, केसी वेणुगोपाल मुझे पता शायद केरल के हैं, क्या हरियाणा की लैंग्वेज समझते हैं केसी वेणुगोपाल? हिंदी भी समझते हैं क्या? हरियाणा तो छोड़ दीजिए, हिंदी समझते हैं? सवाल वो नहीं है, जो आदमी हिंदी नहीं समझता। यदि कांग्रेस के नेता हरियाणा को अपना अय्याशी का अड्डा समझे, इसके लिए जनता क्या करेगी? क्या करेगी जनता? उसके तरफ बीजेपी देखिए। बीजेपी में यदि उम्मीदवार हारने वाला हो तो नरेंद्र मोदी ने नाम देने के बाद भी अमित शाह क्लियर नहीं करेंगे, और अमित शाह ने क्लियर करने के बाद भी लोग अपोज करेंगे कि नहीं हार रहा है। दिख रहा था सामने, चित्रा जीत रही थी। चुनाव के पहले से समझ आ रहा था चित्रा जीत रही है। क्यों शैलजा जी ने चित्रा जी को टिकट काटने में इज्जत का इशू बनाया? और ऐसे नेता जब इज्जत का इशू बनाते हैं तो उनकी चिंता क्यों करता है कमान? यह सवाल है। आपने कहा ना गलती किसकी है? यह गलती वेणुगोपाल की नहीं, बावरिया की नहीं, हुड्डा की नहीं, शैलजा की नहीं, यह गलती सिर्फ राहुल गांधी की है। ओ माय गॉड, राहुल गांधी इस युद्ध के सेनापति थे। क्या राहुल गांधी के नाक के नीचे नहीं हो रहा था? राहुल गांधी की सिक्योरिटी देखता है वो आदमी बैजू, संगठन में उनको पूछ के अपॉइंटमेंट होंगे। क्लरिकल काम करने वाले अलंकार ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सर बैजू चाणक्य है सर, अमित शाह है सर। तो भाई साहब इज द चाणक्य, नहीं तो फिर पार्टी का प्रेसिडेंट बनाते। आप सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हो। अरे मेरी बात सुनिए ना गुरुजी,
मेरी बात सुनिए दीपक भाई, यदि चाणक्य है तो उसको खड़गे की जगह पे अपॉइंट करो ना, मना थोड़ी किया है, तुम्हारी पार्टी है, करिए अपॉइंटमेंट। अभी इन्होंने 70 लोगों का अपॉइंटमेंट किया सेक्रेटरी का। संगठन में कौन लोग चाहिए दीपक भाई, जिनको संगठन के प्रति आस्था हो, ना कि संगठन में आके अपना टिकट का जुगाड़ करें। उस 70 में से 37 लोगों की मैं लिस्ट दे सकता हूं आपको संगठन में, जो सिर्फ टिकट के चक्कर में आए हैं कि अपने को टिकट की लॉबिंग करनी है। आप अपनी लॉबिंग करोगे तो आप क्या होगा? क्या बिहार में पिछले का पिछला चुनाव याद नहीं है? बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का, क्या 8 टिकट बी फॉर्म देने के बाद कांग्रेस ने बदले और उससे 20 सीटों का नुकसान हुआ? आरजेडी कांग्रेस में सत्ता में आते आते बाहर हो गए। किसने किया वो घपला? किसी को पता नहीं। कांग्रेस ये स्वार्थी लोगों की पार्टी है और राहुल गांधी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि सेहरा राहुल गांधी के सर पे बैठता है जीत का, तो हार का ठिकरा भी उनके सर पे फूटना चाहिए। नहीं सर, हार कैसे हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? क्या मतलब है सर? ये कौन लोग, ये बावरिया टाइप के कौन लोग? सर, राहुल गांधी की हार में क्या गलती है सर? राहुल गांधी अमेरिका से लौट के आए। एक मिनट टाइगर, राहुल गांधी अमेरिका गए, वहां से लौट के फ्लाइट ली 15 घंटे, हाँ, फिर प्रियंका से शिमला में मिले, शिमला से सीधे हरियाणा के मैदान में कूदे वो। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी, अरे भाई मेहनत कर तो रहा है आदमी। आप तो ये काम कर रहे हैं कि रतन टाटा घर में बैठ के 2 फोन करते हैं और अब्जों का टर्नओवर करते हैं, और आप कहते हो कि बताओ वो हमाल जो है हमारा रेलवे स्टेशन का, जो दिन भर बैग ढोता है, उसको सिर्फ 40 रुपए मिलते हैं, और अशोक वानखेड़े जी आपको शर्म नहीं आती? रतन जी को कितना पैसा मिलता है? सवाल मेहनत करने का नहीं, ढोर मेहनत करने वाले लोग नहीं चाहिए, दिमाग से काम करने वाले लोग चाहिए। आपके साथ संगठन के लिए समर्पित लोग चाहिए, ना कि धंधेबाज लोग चाहिए। मुझे बताइए ना, ये बावरिया ने यहाँ चुनाव डुबा दिया ना, अभी इसको स्पेशल डेपुटेशन पे महाराष्ट्र भेजा जाएगा कि जैसा तुमने यहां डुबाया, आप महाराष्ट्र डुबाइए। महाराष्ट्र डूबने के बाद दूसरी जगह डुबाया जाएगा। क्या तेलंगाना में मैं तेलंगाना घूम के आया, मैं तेलंगाना में तो मैं खुद था ये बोलने वाला कि केसीआर को कोई हरा नहीं सकता तेलंगाना से। जो आदमी किसानों को बिजली फ्री, पानी फ्री देता था, जो किसान एक फसल ले नहीं पाता था, वो 3-3 फसलें ले रहा था। फिर भी केसीआर का एटीट्यूड और अरोगेंस, इससे कांग्रेस ने इसी को यूज करके जीता। कौन था आर्किटेक्ट उसका? आज शर्म आती है पार्टी को नाम लेने में। उस पूरे जीत का आर्किटेक्ट ना, बाकी लोग कोई पैसा देने से आर्किटेक्ट नहीं होता। 1 साल माणिकराव ठाकरे नाम के एक आदमी ने 1 साल दिया, उसका इंचार्ज था वो। एक जिले के लोगों को उसने साथ में मिलाया, सारे कांग्रेस की जितने भी झगड़े थे अंदरूनी मिट गए और पार्टी सत्ता में आई। उसको क्या मिला? जैसे ही माणिकराव ठाकरे ने जीत दी, सबने तालियां बजा के उसका स्वागत किया। दूसरे दिन उसको गोवा भेज दिया लोकसभा चुनाव के लिए, जहां 2 सीटें हैं। क्या हुआ पीछे तेलंगाना में? जहां 10 सीटें आनी थी, वहां 5 सीटें बीजेपी ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि 5 आपने बीआरएस के आए हुए लोगों को टिकट दिए, वो सारे चुनाव हारे। अरे जिस बीआरएस को लोगों ने रिजेक्ट किया विधानसभा में, लोकसभा में आप टिकट दे रहे हो। क्योंकि आंध्र प्रदेश या वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपने लोगों का वहां काटा काटना था, जो उनके खिलाफ बोल रहे थे कांग्रेस के सीनियर लोग। उनके जगह ये अंदरूनी काट जो चलता है, मुझे बताइए, 2 महीने पहले जिसने विधानसभा जितवाई हो, लोकसभा उसके रखते तो क्या होता? लेकिन अलंकार साहब नाराज हो गए उससे, क्योंकि कभी वो अध्यक्ष थे महाराष्ट्र की, तो उन्होंने अलंकार को कुछ कह दिया था। अलंकार की बात, अलंकार कौन है? ये अलंकार एक क्लरिकल काम। अरे भाई साहब, अब मैंने जब बोला आपको, सिक्योरिटी वाला, टाइपिस्ट, टिफिन बनाने वाला, कुक, यही लोग काम कर रहे हैं आजकल कांग्रेस में। और दुर्भाग्य है कि ये बात सारी राहुल गांधी जानते हैं। मैं ये नहीं भाई, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करूंगा इसमें कि राहुल जी को पता नहीं है। राहुल गांधी जानते हैं, और जो कुछ नाम मैं ले रहा हूं, ये नाम मैंने राहुल गांधी के सामने भी बताए थे। ये नाम राहुल गांधी जी को पता है ये लोग कैसे डुबाते हैं। फिर भी बावरिया वहां पे है। आप दूसरा सुरजेवाला बताइए, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं हुड्डा और शैलजा के बीच में चीफ मिनिस्टर होगा। अरे क्या इनके बाप का है हरियाणा? इन्हें अपने नाम कर लिया और आपस में बंटवारा हो रहा है तीनों भाइयों बहनों का। अरे हरियाणा की जनता तय करेगी कौन करेगा। अभी गांव बसा नहीं और भीख मांगने वाले इकट्ठा हो गए। इसके बावजूद जनता ने साथ दिया। मैं आज भी कहता हूं, हमारा आकलन गलत नहीं था। ये सारी बातें हमको पता थी, लेकिन हमने ये कहा था कि 10 सीटें गलत बांटी गई है, बाकी बची हुई 80 सीटों में कांग्रेस 50, 55, 60 तो ले ही आएगी। माहौल ऐसा था। लेकिन फिर गड़बड़ी कहां हुई?
पानीपत में क्या हुआ, पानीपत में काउंटिंग क्यों रखा? जो मशीन यूज हुई वोटिंग में, उसके बाद सीधा स्ट्रांग रूम में गई और स्ट्रांग रूम में 2 दिन बाद काउंटिंग के लिए आई। उसकी बैटरी 99% चार्ज कैसी हो सकती है? सवाल है ये। वो बैटरी 99% चार्ज कैसे हो सकती है? ऐसी 6 मशीनें पकड़ी, और जिन मशीनों की बैटरी 99% चार्ज है, उस मशीनों में सारे वोट 60 to 80% वोट बीजेपी को जा रहे हैं। डाउट है। ऐसा विजिलेंस कितने जगह पे हो गए? देखिए, अब बीजेपी के चुनाव आपको लड़ना है, मैनिफेस्टो, रैलीज, रोड शो करने से काम नहीं होगा। आपको यहां से शुरुआत करनी होगी कि मतदाता सूची में लोग कितने ड्रॉप हुए, कितने ऐड हुए। यहां से विजिलेंस होना होगा। बूथ तक ले जाने से काम नहीं होगा। मतदान के बाद मशीनें कहां रखी जाती ये देखना होगा। मशीनें गिनते समय, वोट गिनते समय वहां खड़े होकर तेल आंखों में डाल के देखना होगा, मशीन में गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मेरे यहां आज हरियाणा के ही लेकिन छत्तीसगढ़ में सेटल्ड हुए जयसिंह अग्रवाल बैठे थे। वो छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उनका हमारा संबंध सालों पुराना है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यूनाइटेड था तब से। वो दिल्ली आए थे इसी हरियाणा के चुनाव में, और जब वापस जा रहे थे तो बोले आप कहाँ हैं? मैंने, आप ऑफिस आ जाओ, हमारे ऑफिस है। उनने किस्सा बताया मुझे कैसी होती है हेरफेरी काउंटिंग। उन्होंने कहा कि एक समय जब हम मतदान कर रहे थे, हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव थे, तो कुछ गड़बड़ सी लगी मुझे कि अभी एक पहला राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड लगातार कांग्रेस जीत रही है, और एक राउंड में एकदम कांग्रेस ने क्या खाया। फिर मैंने वहां जाके इंटरवेन किया। मैंने बोला मुझे वो दिखाओ पुराने टोटल। तो एक बार पता पड़ा कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 2000 वोट लेके चल रहा था लगातार, उसके वोट बढ़ ही सकते, कम तो नहीं होंगे ना। एक राउंड में वो एकदम 1000 पे आ गया, और इसके 2000 से 1000 कैसे हो गए? पता पड़ा उसके 1000 दूसरे बीजेपी वाले में जोड़ दिए थे। उसने वो रेक्टिफाई करवाया। उन्होंने कहा कई बार ऐसा भी हुआ है कि 500 वोट से कांग्रेस वाला जीत गया, वो ताली बजाते हुए बाहर गुलाल और लोग खंडे पे नाच रहे, सर्टिफिकेट कोई और लेके गया। जाते जाओ कोर्ट में। बोला जब मैं चुनाव जीता तो मैं कलेक्टर के वहां बैठा रहा कि नहीं भाई सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा, मैं वैसा नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि मेरी भी बोली बहुत कम थी मार्जिन। तो ऐसे कई चीजें होती है, ये भी होती है। लेकिन मुझे फिर लगा, तब भी आपने आशंका की थी कि भाई चुनाव आयोग भी है, सब कुछ है, फिर भी मैंने कहा था कि नहीं, क्योंकि मुझे जनता पे विश्वास था। लेकिन जनता थाली लेके आ सकती है आपके पास। जनता के लाई हुई थाली को आप लात मार के उड़ा दोगे, फिर जनता क्या करेगी? उसमें जनता का क्या दोष? ये चुनाव जनता ने लड़ा था और कांग्रेस ने जनता को मायूस किया। हरियाणा की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। एक मिनट, ये बात तय कर दीजिए, मान लीजिए आप। अत्री साहब, आपको लगता है कि जैसे आप हर जगह गए, आपका कोई एजेंडा नहीं था, और जाहिर तौर पे आपको लगता है भाई हम तो हरियाणा नहीं गए, आप ग्राउंड जीरो पर थे, और आप वहां से कह रहे थे कि भाई दीपक जी चाहे कुछ हो जाए, 55 के ऊपर 60 टच कर सकती कांग्रेस, और जो आप कह रहे थे वही एग्जिट पोल में भी वही आया, एग्जैक्टली वही आया एग्जिट पोल में, और वो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल थे। फिर हमने राजदीप सरदेसाई को देखा इंडिया टुडे, आज तक में, और राजदीप सरदेसाई ने कहा कि नहीं कांग्रेस को अजय, सुधीर चौधरी ने कहा कांग्रेस को, जितने भी लोग मोदी के इर्द गिर्द थे, उनके करीब थे, सब कह रहे थे। और फिर हमने बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी देखा, उसमें भी कांग्रेस साहब आगे है, बीजेपी पीछे। मोदी जी भी 48 घंटे पहले छोड़ के चले गए। आपको लगता है कि जीती जिताई बाजी हारे? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निहायत गलतियां, मतलब बेवकूफी की जिसमें इंतहा कहा जाए, ऐसा कर दिया कांग्रेस ने कि जीती हुई बाजी, मतलब हाथ में मछली आई और निकल गई? दीपक जी, यहां तक बात नहीं है, बात इससे कहीं आगे की है। हमने जो आपको 58 से 60 कही थी, जो 17 सीट तो मैंने केवल आपको आरंभिक चीज बताई। उसके बाद जो कानून लुलू कौन थे जो सर्वे करते फिर रहे थे हरियाणा, कौन? उन्होंने जो कानून गोलू क्या है, सुनील कानूनगोलू जी, साउथ के हैं, एक्सपर्ट है। हाँ, वो जो यहाँ पर सर्वे करते फिर रहे थे, उनके सर्वे के बाद भी 31 के 31 सीटिंग एमएलए को टिकट किसने दी, क्यों दी? बीजेपी ने काटी ना इतनी टिकटें, कांग्रेस ने क्यों नहीं काटी? किसने रोका उसको? दूसरा सवाल है। तीसरा जो अब मैं बहुत महत्वपूर्ण, जो मैं कह रहा था आपको, मुझे हैरानी नहीं थी, भाव स्वीकार करेंगे कि हरियाणा की जनता ने चुनाव लड़ा था और 70 सीटें आनी थी,
बी रेस्ट एश्योर्ड। अभी तो मैंने 17 गिनवाई है आपकी, 17 गिनते ही 55 हो जाती है कांग्रेस की। आगे चलिए, टिकट नहीं काटी इंडिपेंडेंट अपने जो सिटिंग एमएलए की थी, 16 सीटें उसमें गवाई आपने। आपका प्रदेशाध्यक्ष चुनाव आ रहा है, पता है आपको? उदयभान चुनाव हार गए, उदयभान चुनाव आ रहे हैं स्टेट प्रेसिडेंट। बहुत सारे लोग चर्चा नहीं कर रहे उसकी, मैं बता रहा हूं आपको। आगे चल पड़िए उससे। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती हैं साथ, और 27 मौजूदा सीटें बचा ली, इसलिए 49 हुई उनकी। कांग्रेस ने 19 नई सीटें जीती, लेकिन 50% पुरानी हार गए। ये सर्वे था सुनील कानूनगो का। आगे चल पड़िए। भारतीय कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी किसकी राजनीति कर रही थी? स्पेसिफिकली कास्ट की राजनीति कर रही थी। उसी कास्ट के गढ़ के अंदर, उसी कास्ट के गढ़ के अंदर जिसकी वो राजनीति नहीं करती है, जिसके विरोध की राजनीति करती है, उस कास्ट के गढ़ के अंदर, मैं नाम नहीं लेता कभी किसी कास्ट का, मैं जाति के बहुत जबरदस्त विरोधी हूं, उसके बावजूद भाऊ 9 सीटें वहां पर बीजेपी जीती है, जिनके विरोध की राजनीति करती है। और उस बिरादरी के अभिमन्यु, जो आप रोज सवाल पूछते थे, उसी बिरादरी के धनखड़, और उसी बिरादरी के जेपी दलाल, जो कह रहे थे 6 महीने में सरकार गिरा देंगे अगर बन गई तो, वो सारे हार गए जो दिग्गज थे, ये जीत गए। आगे चल पड़िए, छोड़ दीजिए। जो मैं आपको रोज बताता था कि बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट 89 है और अनऑफिशियल कैंडिडेट 120 है। 31 लोग वो थे। वो कौन कौन लोग थे? उसमें देवेंद्र कादियान टाइप लोग थे, उसमें बलराज कुंडू टाइप लोग थे, उसमें सावित्री जिंदल टाइप लोग थे, उसमें जेजेपी के बहुत सारे लोग थे, इनेलो के बहुत सारे लोग थे, उसमें मायावती के बहुत सारे लोग थे, जो बातचीत करके कास्ट समीकरणों के तहत वोट दिए गए थे, टिकट दिए गए थे। हरियाणा की जनता ने चुनाव लड़ा है, दीपक जी, मैं फिर कह रहा हूं, अब भी चुनाव लड़ा है हरियाणा की जनता ने। चुनाव को खोया है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने खोया है। और ये जो अब भी आप परिणाम देख रहे हैं ना, मैं इस परिणाम से अब भी सहमत नहीं हूं। भाऊ ने केवल एक जिक्र किया पानीपत का। अभी किसी का फरीदाबाद से फोन आया, उसने कहा पंडित जी, मैं कहा आपने चुनाव आयोग बहुत साल कवर किया, मैंने कहा बोला मेरी जो रिकाउंटिंग के दौरान मेरी बैटरी 99% कैसे हो सकती है ईवीएम की? खुद ने, हारे हुए कैंडिडेट ने मुझे फोन करके कहा। ये अकेला पानीपत नहीं है, इट इज। इसके बावजूद आप सोचिए कि बीजेपी की सीट आनी कितनी थी, जो मैं आपको सिंगल डिजिट कहता था ना, मैंने कभी गलत नहीं कहा आपको, ना हमारा कोई एजेंडा था, ना है, ना कभी होगा। और फिर भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हमसे चूक हुई। भाऊ सिंगल कारण बताता हूं, अगर बड़े हो माफ करना हो तो कर दीजिए। सबसे पहली जो हमने चुनाव की प्रेडिक्शन की, फील्ड में धक्के खा करके हमने चुनाव की प्रेडिक्शन की थी, जन भावनाओं के आधार पर, माहौल के आधार पर, जो ग्रास रूट पे हमारी पल्स की फीलिंग थी। ये जो चुनाव का परिणाम है, ये पूरे तरीके से टेक्निकल है, ये मैथमेटिकल है और मैकेनिकल है। इसमें ह्यूमन का जो था, जो जनता ने जो भावनाओं के तहत चुनाव किया, उन्होंने वोट दिए, आपने गंवाए। उसके लिए मैं और भाऊ और आप जिम्मेदार नहीं है, और कोई पोलस्टर भी इसमें जिम्मेदार नहीं है। पोलस्टर हवाई फायर कर रहे थे, हमने हवाई फायर नहीं किए। जो मैंने आपको डेटा दिया है, इसमें कोई गलत बात हो इसको मिला के देख लीजिए। आप बता दीजिए कांग्रेस की कितनी सीट आई? बीजेपी के 11 में से 9 मंत्री। सुन लीजिए दीपक जी, ऐसे नहीं प्लीज, मुझे आप स्पष्टीकरण का मौका देंगे, अदालत में बैठा हूं और दर्शकों की अदालत में बैठा हूं। 11 आपके टोटल मंत्री थे, 9 हार गए, और उसके बावजूद बीजेपी बढ़े हुए बहुमत से सरकार में आ रही है। छोड़ दीजिए इस बात को। दुष्यंत चौटाला का क्या कसूर था? दुष्यंत चौटाला तो सहयोगी था, केवल बीजेपी को सहयोग दिया था। हरियाणा में सब जगह जमानत जब्त होगी, जो आपको पहले दिन से मैं कहता था। आप कहते थे दुष्यंत की जमानत कैसे जब्त होगी, मैंने कहा हमेशा होगी, हमेशा कहा हमने, यहां भी कहा, बाकी जगह भी कहा। उसकी तो जमानत जब्त होगी जिसने केवल इनको सहयोग दिया था। और जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी सुनामी थी, वो सत्ता में वापस आ रहे हैं। आपको खेल नहीं दिख रहा? ये सामान्य चुनाव नहीं है दीपक जी। मेरे 28 साल के कैरियर में, और भाऊ का तो और भी ज्यादा कैरियर है, आज मैंने सारे पैनलिस्ट साथियों से यही बात पूछी कि क्या आपने अपने जीवन में, अपने तो सारे साथी थे जो अपने यहाँ भी होते हैं, मैंने कहा साहब आपने अपने जीवन में ऐसा चुनाव देखा है क्या? सबने कहा कि ये हमारे लिए यूनिक चुनाव है। और ये यूनिक क्यों है, इसको आपकी बात से जोड़ता हूं। कल जो आपने कहा था, बाइट दिखाई थी श्रीमान नायब सिंह सैनी साहब की, उन्होंने क्या कहा था कल? आपको बाइट दिखाई आपने, उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा का भी चुनाव जीतेंगे। तो आप इसको उल्टा ले चलिए कि छत्तीसगढ़ में चुनाव कैसे जीता होगा। समझिए बिटवीन द लाइंस, हमारा कसूर नहीं था साहब। हमारा कसूर केवल इतना था कि हम जनता के बीच गए, हमने जनता से बातचीत की, उनकी पल्स ली और उसको रियल टाइम में आप लोगों को फीड किया। अब उसमें सब के सब अगर मिले, मैं आऊंगा, मैं अभी आ रहा हूं, मैं अत्री साहब आ रहा हूं। आज मौका ही मौका है, मौका ही मौका है।
और आप कहें रात के 12 बजे तक आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा टाइगर से भी, क्योंकि टाइगर, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं साहब। अभी कोई हवाई फायर हो तो बताइए आप। बिल्कुल, अरे मैंने कहा कि आप हवाई फायर करते हैं। हवाई फायर तो कांग्रेस ने किया साहब, कांग्रेस ने हवाई फायर किया, मिसफायर किया। उन्होंने अपने अपने पैर में गोली मारी है। कांग्रेस ने अपने पैर में गोली मारी है। और इसको जो हरियाणवी भाषा में आप कहेंगे ना कि इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, इसमें तय हो गया हरियाणा का सत्यानाश अगले 5 साल के लिए। हरियाणा का अगले 5 साल सत्यानाश है। टाइगर ये बताइए, ठीक है, आप लोगों का मानना है कि साहब बैटरी जो थी, ईवीएम की मशीन की बैटरी थी, उसमें कुछ खेल था, नई बैटरी लगी थी, यानी नई ईवीएम भी लग सकती है। मैं मान लेता हूं कि 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट, अरे भाई 10 सीट टाइगर जाएगी ना ईवीएम से, 90 की 90 थोड़ी ना खेल हो जाएगा। बाकी जो चुनाव था, चलिए ईवीएम हटा दीजिए, 8-10 सीटें चलिए मैंने ईवीएम के भेंट दे दी, लेकिन फिर भी तो कुछ गड़बड़ होगा कि अगर हम सोच रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस 60-60-60 और कांग्रेस निपट रही है 30-30-30। मैंने वही वही मेरा सवाल टाइगर, सवाल तो सुन लीजिए, अभी सवाल सुन लीजिए, आज मुझे तो बोलने दीजिए। उस दिन दोनों लोग, आप लोग मिलकर मेरी रैगिंग कर रहे थे, जब मैंने कहा कि अंडरमाइन मत करिएगा मोदी शाह, मैंने आप लोग से कहा भाई मेरी रैगिंग क्यों कर रहे हो, तो एक साहब ने ये भी कहा था कि अरे आप तो भाजपा वाली बात कर रहे हैं। खैर, एनीवेज, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर मैं कहूं कि इस पूरी हार की जो जनता के साथ धोखा हुआ, और आप लोगों की जो आंखें बता रही थी, आप लोग जिस तरह से ग्राउंड का असेसमेंट कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि अगर मैं कहूं कि 3 बड़े इसके मुजरिम कौन है कांग्रेस की हार के, कौन है 3 मुजरिम? क्या बैजू है जिसका आपने नाम लिया, सिक्योरिटी गार्ड राहुल गांधी का, एसपीजी का आदमी जिसको अलिफ बे नहीं आती राजनीति की, जो एडवाइजर बना फिर रहा है? 3 नहीं। क्या मिस्टर बैजू हैं, अलंकार हैं, या वो जो केसी वेणुगोपाल है जिनको हरियाणा का ए नहीं आता है, जो वहां टिकट बांट रहे थे, केसी वेणुगोपाल? मैं किसी राज्य की पुलिस नहीं। Who are the three kingpins? बोलिए। भाई हम लोग कोई चंदा तो लेते नहीं है कांग्रेस से, अब सवाल कांग्रेस से कोई चंदा तो लेते नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँ कांग्रेस को चंदा दे दें हम। अब मैं तो वही कहता, ये तो मैंने भी ऑफर किया था जब मिला था, तो उनका अकाउंट सील था, तो मैंने बोला हम दे देते, हमको पैसे नहीं चाहिए। सवाल वो नहीं है दीपक भाई, चंदा लेते तो बोल ना पाते आज। बताइए साहब, बैजू अलंकार कौन है, किसका नाम लेना बताइए। फिर दीपक भाई आप मुझे बोलने दीजिए पहले तो आप पूरा पूछ लीजिए, मैं आप मुझे बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करिए। मैं किसी राज्य की पुलिस नहीं, मैं ईडी सीबीआई नहीं हूं कि मैं छोटे मछली को पकड़ूं और आपके सामने पेश करूं। मैं तो शार्क पे हाथ रखता हूं। बाप रे, आप मुझे तो टाइगर कहते हैं भाई, तो शार्क का शिकार करूंगा। इस पूरी हार का जिम्मेदार एक ही इंसान है जिसका नाम राहुल गांधी। अरे बाप रे बाप। कारण बताता हूं, यह सारा राहुल गांधी के नजर में सामने हो रहा था। शैलजा को भवन में बैठी थी, राहुल गांधी को पता था, राहुल गांधी उन दोनों का हाथ मिला रहा था, नजरें कोई मिला नहीं रहा था, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। राहुल गांधी चुप थे। या तो राहुल गांधी के हाथ से पार्टी निकल गई है जो कंट्रोल नहीं कर पाते, या यदि कंट्रोल कर पाते तो उन्होंने निग्लेक्ट किया। वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि ये नीचे कितने भी लड़े, कुछ भी लड़े, एक राउंड में मार लूंगा और लोग मेरे पीछे इतने हैं, दीवाने हैं कि मैं खेल पलटा दूंगा। ये अहंकार दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए। मोदी को था, लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा दिया। ये अहंकार क्या राहुल गांधी को था? क्या राहुल गांधी को यह पता नहीं था कि फ्रेंचाइजी मॉडल देने से पार्टियां डूब रही है, पार्टी की लूटियां डूब रही है? आपने छत्तीसगढ़ में फ्रेंचाइजी दी पूरी बघेल को, तो ही टिकट बांट, तो ही सब कुछ कर, वहां डूब गया मामला। उसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ को फ्रेंचाइजी दी, उनने डुबो दी। एक फ्रेंचाइजी आपने अशोक गहलोत को दी राजस्थान में, उसने डुबो दी। ये आपके सामने, नजर के सामने थे, तो आपने यहां हुड्डा को फ्रेंचाइजी क्यों दी? 70-72 टिकट वो अकेले बांट गए। अच्छा, लोग ये क्यों करते हैं? क्या पार्टी में ये क्यों इतना कुछ होने के बाद भी कोई अपने महिला मित्र को टिकट देता है, तो कोई किसी को करता है, तो कोई किसी का पैसा लेके खेल करता है? क्यों करता है? उन्हें पता है
हार के बाद यहाँ कोई किसी की जवाबदेही नहीं। ओहो, क्या क्या पूरी तरह से हारने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ बीजेपी के दरवाजे पे जाके माथा टेक के वापस आने के बाद, क्योंकि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला इसलिए उन्होंने वापस आ गए, उसके बाद भी लोकसभा की बागडोर आपने कमलनाथ के हाथ दे दी। इसके लिए कमलनाथ जिम्मेदार है, इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता जिम्मेदार है, इसके लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार है जिसका नाम राहुल गांधी है। एक मिनट टाइगर, एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि आज आप एकदम टाइगर वाले मूड में हैं। मुझ पे ही पंजा ना मार दें। क्या आपने कहा कमलनाथ, मान लीजिए कमलनाथ ने जिस तरह से कांग्रेस को डुबोया लोकसभा में और विधानसभा में, अगर इंदिरा गांधी का समय होता, इंदिरा गांधी, दुर्गा इंदिरा गांधी, तो कमलनाथ का हाल क्या होता? अगर इस तरह इंदिरा गांधी जी का जितना मैंने पढ़ा, और इंदिरा गांधी जी के समय तो हम स्कूल में थे, लेकिन तब भी पॉलिटिकल पढ़ने की बड़ा वो कीड़ा होता था, तो अखबार पढ़ते थे। इंदिरा गांधी जी ने कभी किसी को फ्रेंचाइजी दी नहीं। ओके, कभी किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दी। इंदिरा गांधी ने किसी को अध्यक्ष बनाया तो मुख्यमंत्री के सर के ऊपर बनाया, और अध्यक्ष घुटना टेकता था मुख्यमंत्री के गले पे। उन्होंने हमेशा पैरेलल लोग खड़े किए, और इंदिरा गांधी ने जिस दिन थोड़ी बहुत गलती की तो इंदिरा गांधी ने तुरंत रेक्टिफाई भी की। मैं आपको बताता हूं ये किस्सा। वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, लगातार मराठा पॉलिटिक्स प्रेशर कर रहे थे कि किसी भी हालत में मराठा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो प्रेशर करने वाला ग्रुप कौन सा था? वसंत दादा पाटिल और वो ग्रुप था। इंदिरा जी ने कहा आपको मराठा चाहिए, ठीक है मराठा देती हूं। उन्हें शंकरराव चौहान को बना दिया मुख्यमंत्री। मराठा चाहिए तो मराठे ले लो। लेकिन शंकरराव चौहान आने से, मराठवाड़ा का आदमी आने से पश्चिम महाराष्ट्र तकलीफ में आ गया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में हारी। इंदिरा जी ने तुरंत रेक्टिफाई किया, शंकरराव चौहान को भेज दिया और यशवंतराव और वसंत दादा पाटिल को मुख्यमंत्री बनाया। राजनीति में आप खींच भी लो तो आपको तुरंत वापस आना जाना चाहिए। यह अभिमन्यु सिंड्रोम जिस दिन हो जाता है कि आप अंदर तो चले गए, बाहर नहीं निकल पाते। मैं बोलता हूं हुड्डा जी के जब पता पड़ा कि किसी दो लोगों ने, चलो वो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे, दो लोगों ने, छिछोरों ने इसके ऊपर एक्शन ले ली, मतलब इसके बारे में कुछ कहा शैलजा के बारे में। क्या हुड्डा जी सीधा शैलजा के पास नहीं जा सकते थे? चलो तू मेरी बहन है, चल उनको मैं उनकी औकात दिखा देते जिन्हें तुम्हारे बारे में कहा, आज पार्टी तुम्हारे साथ है। उन्होंने एक जगह भाषण में ये बात कह के कि वो हमारी बहन है, उसके खिलाफ बोलने वाले को पार्टी में जगह नहीं, फुल स्टॉप हो गया। शैलजा जी को बड़ा दिल रखना चाहिए था क्योंकि युद्ध का समय था, पार्टी चुनाव में थे। ऐसे टाइम पे उन्होंने कहा था चलो ठीक है ये तो चुनाव के बाद भी मैं निपटा दूंगी, अभी तो मुझे जब एक जगह मिली है। वो कहती कि भाई हुड्डा जी मेरे भाई है, उन्होंने कहा तो कोई सम्मान नहीं, कोई छिछोरों से मेरा सम्मान खत्म नहीं होता, ठीक है। वो भी कोप भवन में बैठी रही। मोदी जी और अमित शाह लगातार उनका नाम लिए बगैर, उनकी हिंट देके कांग्रेस के मजे ले रहे थे, और उस मजे लेने पे बहन जी मंद मंद मुस्कुराती थी। तब बहन जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया होता कि मोदी जी अपनी पार्टी देखें, हमारे पार्टी में ना झांके। मेरी चिंता मोदी जी को करने की जरूरत नहीं है, मेरी पार्टी सक्षम है मेरा साथ देने में और मेरी इज्जत रखने में। बहुत कुछ दिया पार्टी ने। आपने क्या दिया? आपके यहाँ अशोक तंवर को क्या दिया? टाइगर, लेकिन ये एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। उससे हुआ क्या? जो दलित थोड़ा बहुत, क्योंकि शैलजा के पिता भी बड़े नाम थे, जो कुछ एक बेल्ट में एक दलित मानता था शैलजा को, वो दिल टूट गया, वो वापस नहीं आया कांग्रेस में। उसको लगा बहन जी का अपमान हुआ। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, देखिए 90 का हाउस है दीपक भाई, 90 का हाउस है, बहुत छोटा हाउस है, 2-2 4-4 सीटें डिफरेंस करता है। आपने कहा ना कि इतना कैसा आकलन हुआ, आपने खुद ही कहा कि चलो मानते हैं मशीनों में 10 सीट गई होगी, चलो मशीनों की 10 सीटें और रेबल की 17 सीटें, 27 सीटें जोड़ दीजिए, बताइए हम कहां गलत थे? बताइए हम कहां गलत थे? 65 होगी, हम कहां गलत थे? सवाल वो नहीं है। नहीं भाऊ 65 तो ये हो गई, और जो बीजेपी ने इंजीनियरिंग की, जो अच्छा चलो भाई बीजेपी को तो हम कहते, देखिए अभी क्या है हेमंत जी, बीजेपी भजन करने नहीं आई, बीजेपी राजनीति करने आई, वो तो अपनी बिछाद बिछाएगी। लेकिन कांग्रेस ने जो अपने लिए खुद के लिए जो बिछाद बचाई। एक मिनट टाइगर,
एक जमाना था इंदिरा गांधी का, क्योंकि जिक्र हो रहा है, कांग्रेस का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस जब शबाब में थी तो कहीं पर हम देखते थे शरद पवार हैं छत्रप, कहीं हम देखते थे नरेंद्र तिवारी हैं, कमलापति त्रिपाठी, इस तरह के नाम हुआ करते थे उस वक्त। आपको लगता है कि आज की कांग्रेस में बहुत छोटे लोग हो गए, छोटे लोगों की पार्टी है, बैजू टाइप, अलंकार टाइप, फलाना टाइप, नहीं नहीं, छोटे मुझे छोटे। बताइए उस एक टाइम पे बड़ा भी आर्किटेक्ट की जगह, मैंने क्या आर्किटेक्ट्स कहा की था? जगह क्या राहुल हाँ, गांधी ने मिस्त्री इकट्ठे कर लिए हैं, छोटे छोटे मिस्त्री बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा जो हूँ, जोड़ आर के नहीं पा धवन का रहे। नाम, दीपक भाई तब भी आर के धवन का नाम चलता था। लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री आर के धवन के सामने झुक झुक के बात करते हैं, लेकिन आर के धवन को पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। आर के धवन ने ऐसा कभी कोई खेल नहीं किया जिसमें पार्टी का लंबा नुकसान हो जाए। लेकिन ये बैजू, अलंकार, कौशल, ये टाइप जो लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं सर। वो प्रियंका जी के साथ वो संजीव कौन है, संदीप कुमार। आप उत्तर प्रदेश जाइए, मैं अभी इलाहाबाद गया था, स्वर्गीय किशन पटनायक जी बहुत बड़े समाजवादी थे, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर व्याख्यान माला में व्याख्यान देने जिस दिन मैं उस दिन वहां पे था, उस दिन कांग्रेस का वहां सम्मेलन हुआ, कांग्रेस में जूते चले हैं जी, जनरल सेक्रेटरी के सामने, एक दूसरे को मारा है लोगों ने। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि उस कांग्रेस में आज भी दखल किसका है? आज भी दखल संदीप सिंह का। अब मुझे आगे की एक 30 सेकंड और लूंगा मैं। उसी कांग्रेस में कन्हैयालाल शर्मा है, किशन लाल शर्मा, सॉरी, कौन है किशन लाल शर्मा? जिन्होंने स्मृति ईरानी को हराया। वो इतने सालों से किशोरी लाल जी ने इतने सालों से अमेठी और रायबरेली संभाली है। आप दोनों क्षेत्र में जाके कहिए, लोग उसे कहते कि उससे बढ़िया सॉफ्ट स्पोकन आदमी नहीं। उनके मुंह से गाली नहीं निकलती, कभी प्यार से बात करते हैं। कि जब तो गांधी परिवार में डायरेक्ट एक्सेस था उनका, किशोरी लाल। लेकिन अब ये नए किशोरी लाल जो आए हैं, संदीप सिंह के जैसे, अलंकार के जैसे, इनके मुंह से तो 24 घंटे राजनीति, वो उसका आदमी है, अलंकार का आदमी, बैजू काटे, बैजू का आदमी अलंकार काटे। अरे आदमी इस सांप सीढ़ी में कब तक खेलेगा कार्यकर्ता? थोड़ा दो ऊपर चला जाता है कि वो अलंकार के मुंह में जाता है, फिर नीचे आता है, आगे जाओ तो वो बैजू मुंह खोल के बैठा हुआ है। इन सांप सीढ़ी से कब मुक्ति करेंगे? ये पर्सनल स्टाफ पर्सनल करेंगे नहीं, राजनीति क्यों करते हैं? क्या जरूरत है उसकी राजनीति करने की? क्या संदीप सिंह के खिलाफ पूरे यूपी में जो कांग्रेस प्रियंका गांधी जाने के बाद भी 2.5% पे आ गई? कौन जिम्मेदार था? प्रियंका गांधी जिम्मेदार थी उसके लिए। प्रियंका में तो करिश्मा है, वो भीड़ इकट्ठा कर लेती है, बात कर लेती है, भाषण कर लेती है, हजार जवाबी है। तो फिर क्या है? ये पंडे जो पाले हैं साथ में, इन्होंने पार्टी बर्बाद कर दी। लेकिन भाई उनके खिलाफ कंप्लेंट सुनने के लिए प्रियंका जी तैयार नहीं है। बैजू अलंकार के खिलाफ सुनने के लिए कन्हैया कुमार तो तैयार नहीं है। किशन कौन? कन्हैया कुमार कौन? अरे सर, टिकट दिया था जेएनयू का नेता कन्हैया। तो भैया जो लेफ्ट में खा नहीं रहा वो तुम्हारा कहां से होगा? है पार्टी में लॉयल्टी नाम की भी तो कोई चीज होती कि नहीं? जो लेफ्ट का नहीं रहा वो तुम्हारा कहां से हो गया? मतलब जो सीताराम येचुरी साहब का नहीं था वो राहुल गांधी कैसा हो जाएगा? और अभी सीताराम जी नहीं है, स्वर्गीय है वो, आपके बहुत अच्छे मित्र थे। आप और हम दोनों ही मिलके उनके ऑफिस में घंटों बैठे और उन्होंने जो किस्से सुनाए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कन्हैयालाल कौन था? ये बददिमाग आदमी। अच्छा है, आप कम से कम कन्हैया का नाम भूल रहे हैं। कन्हैया का नाम अगर आपको याद नहीं है तो समझिए कितना बड़ा नेता कन्हैया है। मैं एक कांग्रेसी में नहीं मानता। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये बीजेपी के स्लीपर सेल है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन काम किया कि बड़े बड़े पार्टियों में अपने लोग घुसड़े हैं और वही लोग पार्टी को डैमेज करते हैं। ये स्लीपर सेल है। ये मैं आज से नहीं, मैं पिछले 4 महीने से 5 महीने से मैं नाम ले लेके कह रहा हूं कि ये स्लीपर सेल है, ये स्लीपर सेल है। लेकिन वो स्लीपर सेल आज भी उसी पोजीशन पे बैठे हैं और पार्टी को शने शने अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। अब ये सब जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जानने के बाद भी वो करना नहीं चाहते, तो शायद वो भी चाहते कि एक बार पार्टी पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, फिर शायद नया सृजन हो जाए कोई। जी, खैर राहुल गांधी को तय करना है और ना पब्लिक तो तय कर ही रही है। अत्री साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के हाथ से हरियाणा निकला और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा
और भूपेंद्र हुड्डा साहब 77 साल की उम्र है, एक लंबी पारी खेलना चाहते थे 5 साल की, अब तो मुझे मुश्किल लगता है। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस में जिस तरह से टाइगर कह रहे हैं, ये जो बैजू अलंकार सलंकार टाइप के जो लोग हैं, जिनसे मिलने का मेरा भी मन नहीं होता है, क्या ये छोटे लोगों की पार्टी, नहीं सही बता रहा हूं, बैजू बैजू कौन है साहब, हमें क्या लेना, आई डैम केयर, ऐसी नहीं सर पत्रकारिता चल रही, ऐसी तैसी। तो मैं कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है जो छोटे लोग हैं, कोई एसपीजी में गनर था, कोई खाना अच्छा बनाना जानता था, कोई आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था कि साहब ये चक्रवर्ती आईसीआईसीआई बैंक में, इस तरह के लोग पहले केजरीवाल भी लेके आए थे कि साहब ये एचएसबीसी बैंक में काम करता है, ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ये हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है। इस तरह के जो लोग हैं छोटे छोटे टाइप के, जिनके दिमाग खराब हो जाते हैं 2 दिन में, जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता है, क्या ऐसे लोग कांग्रेस को डुबो रहे हैं मिस्टर अत्री? दीपक जी, दिमाग खराब आके नहीं हो जाता, उनका पहले से दिमाग खराब होता है। वो कार्यकर्ता के साथ मिंगल हो ही नहीं सकते। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो, आप स्टैनफोर्ड में पढ़े हो, आप पता नहीं कहां पढ़े हो, आपको मेरे से क्या लेना देना है? उनको तो उनमें से स्मेल आती है, पीछे करके धक्का मार। राहुल गांधी तो हो सकता है कार्यकर्ताओं से गले मिल ले, बहुत जगह आपने देखा होगा। ये लोग मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी दलितों के साथ खिचड़ी खा रहा है, उसके आदमी धक्का दे रहे हैं मानखेड़े को, कार्यकर्ताओं को भाई, पदाधिकारियों को। दीपक जी, समझना पड़ेगा कि आपके यू आर नोन बाय योर कंपनी, आप तो लोगों के साथ मिल रहे हो, और आपके साथ जो दफ्तर में सिस्टम है वो कंप्लीटली ब्यूरोक्रेटिक है, आत्ममुग्ध है, और अपने आप को ये माने कि हमसे बड़े रणनीतिकार नहीं है। देखिए, एक चीज आपने सुनी है, हमारे साथ हमारी संस्कृति में चलती है, जिसका काम उसी को साझे। तो काम तो उनका है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई बहुत बड़ा चैंपियन है स्ट्रेटेजी का, तो उसको स्ट्रेटेजी दीजिए ना भाई। किसी का काम है डेटा एनालिसिस का, तो दीजिए डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स दीजिए उसको। जिसका काम तो पीए का है और वो काम करे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर का, तो फिर पार्टी का तो ये हाल होगा ना भाई, और क्या होगा? आप मुझे ये बताइए, बल्लभगढ़ की टिकट शारदा राठौर की काट के उस लेडी को, शर्मा को देकर के क्या मिला उनको? पानीपत के अंदर सचिन कुंडू को टिकट देकर के क्या मिला उनको? चित्रा सरवारा की टिकट कटवा कर क्या मिला उनको? बौनी खेड़ा के अंदर वो टिकट देकर के तंवर को क्या मिला उनको? वो व्यक्ति ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या गाली गलौज की है उसने जेएनयू में, वो सारी वायरल होगी यहाँ से। मुझे किसी आईएएस अफसर ने बताया कि साहब, तो ये बताइए अत्री साहब, ये कांग्रेस के किशोरी लाल कहां चले गए? और भी तो एक ही किशोरी लाल थोड़ी ना होगा, और कई होंगे। वो विरासत इंदिरा गांधी की कहां है? नहीं, खत्म हो गई वो, बहुत पीढ़ी खत्म हो गई है। अरे सुनिए, किशोरी लाल की भी किस्सा सुनिए। 1 मिनट हेमंत भाई, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। किशोरी लाल जी मंत्री बने, वो सांसद बने। सांसद बनने के बाद उनको लगा कि मैं अभी तक प्रभारी था दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो डायरेक्ट अप्रोच करता था राहुल गांधी जी को या सोनिया जी को या प्रियंका जी को। अब मैं सांसद हो गया हूं तो मुझे प्रोटोकॉल मेंटेन करना होगा। अरे किशोरी लाल जी ने समय मांगा राहुल गांधी का, उनको बोला गया कि 1 सप्ताह तक अभी वो बिजी है, टाइम नहीं है। फिर किशोरी लाल जी ने एसएमएस किया राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने 5 मिनट के अंदर उनको बुला लिया। ये किशोरी लाल जी के साथ हुआ हादसा है। ये जो एक कार्टेल बना है। दूसरी एक मैं सिंपल सी बात बता देता हूं आपको, जो आज मैं आपके यहाँ कहने जा रहा हूं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। बीजेपी साहब समुंदर है, डेड बॉडी को किनारे लगाता है, जिंदा चीजों को अंदर खींचता है। ये समुद्र की प्रवृत्ति है। बीजेपी में तवर डेड बॉडी हो गई, किनारे पे लगा दिए, वो डेड बॉडी को कांग्रेस गले उठा के लाई, ठीक है। और कांग्रेस पिरामिड है, जिसको नीचे जाओ तो 1000 साल पुरानी मम्मी मिल जाती है, ये छुटकारा नहीं पाते। तो जब तक कांग्रेस समुंदर नहीं बनेगा, डेड बॉडीज को फेंकेगा नहीं तो फिर आप पिरामिड, मिस्र का पिरामिड बना के बने रहो, डेड बॉडीज इकट्ठा करते रहो और उसी का गुणगान गाते रहो। ये बेसिक डिफरेंस है। एक मिनट टाइगर, हमें लग रहा है कि राहुल गांधी को आज भी इतना कुछ कहने के बाद भी, ये सही है कि राहुल गांधी से कोई हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से अडानी पे ललकारते हैं, अंबानी को ललकारते हैं, गरीबों से गले मिलते हैं, कुछ आदमी में खासियत तो है, ये तो मानना पड़ेगा। और जहां तक पूरा देश बेईमान हो चुका है, पैसों का गुलाम हो चुका है, वहां पर एक आदमी है जो पैसे जिसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, उसका नाम राहुल गांधी। ही इज ऑनेस्ट, उस आदमी की इंटीग्रिटी है, पढ़ा लिखा आदमी है,
राहुल गांधी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही? जो कोटरी है इसकी वजह से नहीं हो पा रहे? मैं शरीफ ज्यादा है, एक्शन नहीं ले पाते, शरीफ आदमी है, क्या वजह है? इसका मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। अत्री जी भी बताएंगे और मैं भी बताऊंगा। देखिए, मुझे दया आती है राहुल गांधी, आई फील पिटी ऑन हिम, क्योंकि वो अकेला क्रूसेडर लड़ रहा है, लेकिन जिसके लिए लड़ रहा है, जिस पार्टी के लिए लड़ रहा है, वो पार्टी कहां है? जब आपके पास 40 चोर होंगे तो लोग आपको अली बाबा कहेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, 40 चोरों का सरदार अली बाबा ही कहलाएगा, और फिर अली बाबा और 40 चोर नामाकरण होगा। आपको ये देखना होगा कि आपकी जवाबदेही किसकी है। क्या लोकसभा के 10 राज्यों, मैं आपको फिर कहता हूं, अभी हाल ही में लोकसभा जो चुनाव हुए, 10 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। उन 10 राज्यों में कांग्रेस को मात्र 28 सीटें मिली है, और बाकी 72 सीटें उधार का सिंदूर है। कभी उद्धव के भरोसे, कभी स्टैलिन के भरोसे, कभी शरद पवार के भरोसे, कभी अखिलेश के भरोसे, कभी तेजस्वी के भरोसे, कभी उमर अब्दुल्ला के भरोसे। वो अपना वजूद कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, आसाम, गुजरात, ये 10 राज्य है। उसमें राजस्थान की जो सीटें हैं वो वसुंधरा के भरोसे है। इनका आपका वजूद कहां है? और ये कहते कि हम 100 सीटें लाए। अरे आप 100 सीटें लाए हो, तभी आत्मावलोकन करने की जरूरत है, विचार मंथन करने की जरूरत है कि लोकसभा में मात्र 28 सीटों पे जीते हैं, जहां हम डायरेक्ट फाइट में हैं। आज किस मुंह से आप सीट मांगोगे ज्यादा? महाराष्ट्र में सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस किस मुंह से सीट मांगेगी? आप हरियाणा में जिता के दिखाते तो कांग्रेस कहती कि आपका वजूद है। आज यदि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी महाराष्ट्र में, तो आप मान लीजिए वहां पे बीजेपी की सरकार वापस आएगी, क्योंकि कांग्रेस को टिकटें दो, तुरंत ये अलंकार बैजू सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र को बेचो, अब उधर बेचो, अब इधर बेचो। मैं ऐसे कई कर्मठ कार्यकर्ताओं को जानता हूं। देखिए, मैं बहुत घूमता हूं दीपक भाई, आप भी बताते रहते हैं, आज है कल मैं फिर जा रहा हूं, तो इतना भ्रमण होता है। कांग्रेस के लोग आंसुओं से रोते हैं दीपक भाई, कई बार बोलते बोलते उनकी आंखें बहने लगती है कि कुछ करिए कांग्रेस का, इन लोगों से मुक्त करिए साहब। देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बर्बाद कर दिया हमारे राज्य में। कोई आदमी नहीं आया ऐसा बोलने वाला कि यार ये हमारा राज्य अब आबाद हो रहा है। हर जगह बर्बादी का आलम, हर जगह बर्बादी का आलम। जो अच्छा काम करता है, ये कोटरी सब मिलके उसको घर भेजते, और ये सिर्फ आपस में मिल बांट के खाते हैं सब। ये गिने चुने लोग हैं। सीडब्ल्यूसी ले लीजिए दीपक भाई, आप एक शो कांग्रेस पे करिए अभी चुनाव खत्म होने के बाद। नहीं, हम कांग्रेस से पैसा ले रहे हैं, आप कहिए चीर फाड़ कर 2 मिनट लगेगा। अरे जब हमेशा मोदी से नहीं डरे तो हमें किससे डरना था? नहीं, मैंने ये हम किससे डरने वाले हैं? नहीं, अपने जनता को बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए सीडब्ल्यूसी के लिस्ट उठा के देखिए। नहीं, आपने जिस अंदाज में कहा कि कांग्रेस पे शो कर दी, आप मैं लगा जैसे अरे मैं कोई कांग्रेस का कोई नहीं हूं क्या? अरे मैंने बोला, आप गलत समझे, आप गलत समझे। आप भी क्या हो गया आपको, कभी कभी आप एकदम एंटीना पकड़ नहीं लेता सही चीज आपकी। मैंने कहा कि एक शो अपन कांग्रेस पे अलग करने पड़ेंगे, सीडब्ल्यूसी पे शो करेंगे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर है उसमें से कितने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जो सुरजेवाला अपने घर में अपना डिपॉजिट जब्त होता है उसका, वो कर्नाटक में जाके बताता है चुनाव कैसे जीतना है। वो मध्य प्रदेश में लुटिया डुबाता है, 29 की 29 सीटें गई है। इसके बावजूद वो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। इन लोगों की हिम्मत कैसी हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि आला कमान आपका सेनापति। इसलिए मैंने ओपनिंग में कहा था एक ही आदमी जिम्मेदार है, और राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने यदि इनको कसावट नहीं की, राहुल गांधी ने इन डेड बॉडीज को हटाया नहीं, तो ये इतनी दुर्गंध मचाएंगे कि पार्टी खाली हो जाएगी। पार्टी खाली। अत्री साहब, मैं फिर से कहूंगा कि राहुल गांधी एक निहायत ईमानदार आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को नहीं है। मोदी को भी लगता होगा जब राहुल गांधी की वो बैंक की बैलेंस शीट देखते होंगे। तो ईमानदार आदमी है, सादगी पसंद है, किसी गाड़ी का शौक नहीं है, कपड़े का शौक नहीं है,
खाने पीने का बहुत ज्यादा नहीं है। एक अच्छा आदमी, एक अच्छा लीडर, अंग्रेजी में बढ़िया बोलते, हिंदी के भाषण भी देने लगते हो। मैं तो पार्लियामेंट में 10 साल तक, आज दोस्तों को बता रहा हूँ, 10 साल फॉर 10 ईयर्स राहुल गांधी की जो कुर्सी थी, ठीक मेरे कुर्सी थी पार्लियामेंट की गैलरी। और कोविड के दौरान मैंने कवर किया, हर वक्त टैबलेट में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कोई किताब पढ़ते रहते हैं राहुल गांधी। तो पढ़ा लिखा आदमी है, कार्यकर्ता बड़े इमोशनल है। तो पार्टी का लीडर ठीक है, कार्यकर्ता बड़े इमोशनल और डेडिकेटेड है। टाइगर कह रहे हैं कार्यकर्ता रोते हैं। तो जब कार्यकर्ता ठीक है, नेता ऊपर ठीक है, तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है अत्री साहब? दीपक जी, बहुत ही वाजिब सवाल पूछा आपने, बहुत वाजिब सवाल। लेकिन इसमें जो भाऊ ने कहा उसमें एक सेंटेंस और जड़ने की जरूरत है। इंदिरा जी के जाने के बाद, राजीव जी के बाद 450 सीट आई थी। 450 से 44 सीट पर लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने। ये जो चारों तरफ का सामान है, सबके चारों तरफ, उन्होंने इतनी मेहनत की कि 450 से पार्टी 44 पे आ गई। उसके बाद 53 पे गई। और इस बार इतना आदर्श मौका था बीजेपी को पटकनी देने का दिल्ली में, उसके बाद भी 99 पे बच गई। कारण तो समझना पड़ेगा ना। आपने राहुल जी का वो बताया, मेरी राहुल जी के साथ पर्सनल मुलाकात है, एक बार नहीं, ज्यादा बार, कई बार। और वो सारे इंटरव्यू फ्रंट पेज पे फ्लायर छपे, सारा देश जानता है। अरे भाई, कांग्रेस आपने लंबी कवर करी साहब, हमसे ज्यादा बेहतर कांग्रेस जानते, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं आपसे। लंबे साल 2001 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की, फिर 18 से 20 की, लंबे समय तक की। और उन दिनों कांग्रेस की वास्तव में कवरेज होती थी। ऐसी खबरें मैं आपको बताऊंगा, कभी आप कहेंगे कि साहब क्या बात है। सॉल्यूशन बताइए। नहीं, एक मिनट, एक खबर बताता हूं, मुझे ध्यान आ गई बाहू के स्टाइल में। 2014 के चुनाव में मनमोहन सिंह जी ने हरियाणा में एक टिकट मांगी थी, तारा सिंह, एक टिकट। 2009 के चुनाव में, सॉरी, कि हरियाणा में एक टिकट कुरुक्षेत्र की सरदार तारा सिंह को दे दी जाए। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कहने से कांग्रेस में एक टिकट नहीं हुई थी। एक टिकट हरियाणा में एक ही मांगी थी उन्होंने। तो मैंने उस टाइम मोतीलाल वोरा प्रभारी थे, मैंने उनको फोन किया, मैं कहा वोरा साहब, कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह का फोन आया था? उन्होंने कहा हाँ आया था। मैंने कहा साहब, वो तारा सिंह की टिकट मांगी थी? कहते हाँ, कुरुक्षेत्र से मांगी थी। मैं कहा फिर आपने दी नहीं। तो कहते रह गई होगी। पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के एक ही टिकट मांगी बेचारे ने, उसको वो भी टिकट नहीं मिली। ये कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान आदमी। राहुल गांधी की समस्या क्या है? राहुल गांधी से मेरी जितनी भी मुलाकात हुई, निहायत ही शरीफ, कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल और एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। आप जाएंगे, आपको गेट के अंदर रिसीव करेंगे, इंटरव्यू के बाद आपको गेट से छोड़ने जाएंगे और ये कहेंगे कि मिलते रहिए संपादक जी, ऐसे मत जाइए, चाय पीने जब भी मन हो आ जाइए। और मैंने तो कभी वो दुस्साहस नहीं किया कि उनके दफ्तर में फोन करने का भी, लेकिन मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि उनके यहाँ कोई फोन नहीं उठाएगा, गारंटी है इस बात की। और उठा लेगा तो जवाब नहीं देगा। तो पार्टी का जो हमारे जैसे लोग हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, हम तो जाएंगे तो उनका ही भला होगा, कुछ न कुछ, वो भी नहीं। आप सोचिए पार्टी के आम कार्यकर्ता का क्या होता होगा, आम पदाधिकारी का क्या होता होगा, किसको वहां तक पहुंचने देते होंगे। ये सारा सिस्टम जो है, बेसिकली ये लोग होने चाहिए अपने काम, जिसको जो काम दे रखा है, कोई अपॉइंटमेंट देके, कोई, वो मालिक हो गए, वो खुद ही राहुल गांधी से बड़े हो गए। राहुल गांधी से आप धरती के किसी भी सब्जेक्ट पर डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे वो, और उसको पप्पू घोषित करवा दिया। राहुल गांधी को पप्पू बीजेपी ने घोषित नहीं किया, उनके चारों कांग्रेस के समान ने घोषित करवाया, कांग्रेसियों ने घोषित कराया उनको। उससे डेड ऑनेस्ट आदमी नहीं मिलेगा आपको, उससे मैं तो कह रहा हूं ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए मेरी जो चिंता, एक मिनट अति साहब, मेरी जो चिंता है, आज हरियाणा में जो कांग्रेस जिस तरह से जीता वो मुकाबला हारी है, मेरी चिंता है। मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई हुड्डा साहब जो है वो बिल्डिंग में कोई पेंट हाउस नहीं दे देते, मुझे यही रहना है। मेरी चिंता यह है कि बाईपोलर पॉलिटिक्स में, जहां पर बीजेपी है और कांग्रेस, देश में दो पार्टियां हो और एक पार्टी इतनी कमजोर हो जाए कि जीता हुआ मुकाबला वो हार जाए, तो चिंता है, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी वीक होगी। अगर बाईपोलर पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी तो देयर विल बी अ वन पार्टी सिस्टम। वी आर गोइंग टुवर्ड्स चाइना वे, रशिया वे, कोरिया वे। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। टाइगर कांग्रेस मजबूत कैसे हो सकती है? दीपक भाई, कांग्रेस मजबूत आपके और मेरे जोर से बोलने से नहीं होगी। कांग्रेस, ये बातें जो आपके सामने मैं कह रहा हूं, मजा पूरा आप मुझसे ले रहे हैं आज टाइगर। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको दीपक भाई, ये जो बातें आप कह रहे हैं और जो अत्री जी ने कही है, मेरा दावा है अत्री जी ने राहुल गांधी जी को भी कही होगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं
मैंने ये सारी बातें राहुल जी को बताई। मैंने बोला आई फील पीटी ऑन यू, फॉर हुम यू आर स्ट्रगलिंग। बोले फॉर पार्टी। मैंने वेर इज पार्टी? 90% ऑफ योर पार्टी पीपल आर स्लीपर सेल ऑफ बीजेपी, दे आर ऑन अ पेरोल ऑफ बीजेपी। उन्हें कहा हाउ कम? मैंने नाम लेके बताया कि कौन सा पेरोल पे है वो। और फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, 1990 से ही पार्टी ने फोकस चेंज किया था, सत्ता में रहने के लिए जुगाड़ करते गए और पार्टी के प्रिंसिपल्स के साथ समझौता करते गए। ये सही कह रहे हैं अत्री जी, आप किसी भी इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करिए, तब आपको पता पड़ता है कि आदमी कितना पढ़ता होगा और कितना लिखता नहीं, वो तो ठीक है, राहुल गांधी से वो मेरे सब अपनी जगह पे है। लेकिन मैंने फिर क्या कहा, इंटेलिजेंट, कितना भी ईमानदार आदमी हो, कितना भी ऑनेस्ट आदमी हो, मंदिर में बेईमान भी बैठेगा तो पुजारी कहलाएगा, शमशान में प्रकांड पंडित भी बैठेगा तो डोम कहलाएगा। आपको यह देखना है कि आप शमशान में बैठे हैं कि मंदिर में बैठे हैं। आपका यदि शमशान हो चुका है मंदिर, तो उसको मंदिर बनाइए, साफ सफाई करिए, और ये साफ सफाई एक सिरे से होनी चाहिए, एक मेजर सर्जरी चाहिए, और उस मेजर सर्जरी में ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। सही कह रहे हैं, कोई फोन नहीं उठाते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। हमारे साथ शीतल सिंह गए थे, शीतल सिंह को जब वो राहुल गांधी हर एक को पूछ रहे थे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, शीतल सिंह जी ने कहा कि कम्युनिकेशन। आपके यहां से सूचना ही नहीं मिलती गुरुजी, बोल बोल के थक जाते हैं, समझ में ही नहीं आता, कोई बात इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं। तो उन्हें कहा कि दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें वो जानते हैं, मैं क्यों उनको रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, ये सारी चीजें वो जानते हैं जी, अच्छी तरह से जानते हैं। उनने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग हाईकोर्ट के जज मिस्टर पाटिल, 80 प्लस की उम्र, तमिलनाडु से लेके पंजाब तक साथ में चला हुआ आदमी, एक दिन उन्होंने कहा कि कल मिस्टर पाटिल, कल आप मेरे साथ फ्लैग होस्टिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल राहुल, आपने बोला तो करूंगा। सुबह उठ के पाटिल आधा घंटा पहले वेन्यू पर वहां खड़ा, क्योंकि फ्लैग होस्टिंग करके पदयात्रा करते थे। उसके बाद वो लोग आ गए जो रोज साथ में चलने वाले 250-300 होते हैं। ये बुजुर्ग आदमी पीछे खड़ा हो गया, लेकिन ये जब आए तो जयराम रमेश भी वहां थे। जयराम रमेश ने कहा कि ओ मिस्टर पाटिल, सो यू आर हियर सो मॉर्निंग। बोले हाँ, राहुल वांटेड मी टू होस्ट द फ्लैग। बोले अच्छा अच्छा। उसके बाद लोग आए, लोग आने के बाद जयराम रमेश राहुल जी को पूछते, कहते हैं कि वी आर गेटिंग लेट, लेट अस गो। तो राहुल जी ने कहा नहीं मिस्टर पाटिल, आई टोल्ड हिम दैट टू कम, ओल्ड मैन, लेट हिम कम। बोला नो नो, ही इज नॉट कमिंग। इतने में किसी ने बोला कि ही इज देयर, तो राहुल जी ने बोला प्लीज 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 पाटिल जी। ये सारा वाकया पाटिल जी ने मुझे सुनाया, वर्ड में आपकी चैनल पे उनको खड़ा करके सुनवा सकता हूं। उनने कहा कि फ्लैग होस्टिंग के बाद मैंने जयराम को वही पूछा, जयराम यहां जब मैं आया तो तुम आज से मुझे मिले, तुम्हें पता था मैं यहां खड़ा हूं, फिर तुमने कैसा कहा कि ये नहीं आएंगे। तब राहुल जी ने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि मिस्टर पाटिल प्लीज छोड़ दीजिए इस बात को, आप समझ लीजिए कि मेरा संग्राम जो है, मेरा संघर्ष जो है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरा संघर्ष ऐसे लोगों से है। मेरे पार्टी के अंदर मुझे बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये पाटिल ने कहा, जिस दिन आप कहोगे दीपक भाई पाटिल साहब को मैं चैनल पे लेके आऊंगा, उनके मुंह से सुनना है डायलॉग। एक चीज और, क्योंकि अब इतना पोस्टमार्टम हो रहा है, गहरे गहरे चीरे लग रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, एक एक आंख खोल रहे हैं आप लोग। ये बताइए, जैसे हरियाणा हार गए, जीता हुआ मुकाबला हार गए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर महाराष्ट्र भी कांग्रेस हार गई, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए अगर महाराष्ट्र भी कांग्रेस हारती है, तो फिर क्या मोदी अमित शाह बाउंस बैक कर जाएंगे? अगर यही सिलसिला रहा, उसका कारण, या कांग्रेस और ज्यादा वीक होगी, होगा क्या? हरियाणा हारे फिर जी। एक मिनट, संदीप सिंह जैसे पार्टी को डूबने वाले लोग यूपी में एक्टिव होने के बावजूद अखिलेश के साथ कांग्रेस ने ठीक किया ना यूपी में। महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस है, इसलिए वो दो लोग इनको डूबने नहीं देंगे। झारखंड में सोरेन के साथ कांग्रेस है, हेमंत सोरेन, वो डूबने नहीं देंगे। आप इतना अपना हरियाणा में बोला, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ साहब? जम्मू कश्मीर में व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कांग्रेस इन जम्मू कश्मीर? लेट मी टेल यू, कितनी सीटें हैं कांग्रेस की?
सारी की सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें कांग्रेस की कितनी सीटें आई? इतनी कम सीटें क्यों आई कांग्रेस की? किसने चलते चुनाव में अध्यक्ष बदला? किसने ऐसे आदमी को कार्यकारी अध्यक्ष बदला, बोला कि जिसको पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं जानता था? किसने ब्राह्मणों की जगह गुर्जर और गुर्जर की जगह बनिया और बनिया की जगह ब्राह्मण कैंडिडेट थोप के बीजेपी के लिए जम्मू में सुविधा उपलब्ध करवाई? किसने करवाई? ये तो भला हो अब्दुल्ला का कि वो इसको लेके आ रहे साथ में, कांग्रेस को अपना पार्टनर मान रहे हैं। किस काम का ये पार्टनर? व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन ऑन कांग्रेस इन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में जीत गए, क्या जीत गए आप? कितनी सीटें हैं आपकी? सवाल ये है जी। तो यदि ये चलिए, मैं जीतेंगे लास्ट महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का हाल जम्मू कश्मीर जैसा होगा। समझ गए कि वहां जब भी इंडिया घोड़े की गठबंधन सवारी जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, तब हम आप मुझे पूछेंगे कि शरद पवार और उद्धव तो ठीक किया, कांग्रेस ने इतना कितना कमजोर क्यों किया? ये सवाल तब हमको पूछेंगे, ठीक है। तब मैं कांग्रेस जब बताऊंगा भी किसने कितने टिकट बेचे हैं। कांग्रेस किसी की पीठ पर चढ़ती है तो दूर तक दौड़ती है, और खुद जब अपने पांव से चलती है तो लड़खड़ा जाती है, जो हरियाणा में हमने देखा। टाइगर, ये बताइए, आखिरी राउंड है, अब बहुत समय हो गया और आप लोग ने इतना जरूरत से ज्यादा ही चीर-फाड़ कर दिया है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस एक चैलेंजर बन की तरह इमर्ज हो। आई एम नॉट फेवरिंग कांग्रेस, आई वांट माय कंट्री टू बी वेरी सॉलिड ऑन डेमोक्रेसी। एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए एक संतुलन होना चाहिए राजनीति में। अगर बीजेपी स्ट्रांग है तो कांग्रेस भी स्ट्रांग हो। कांग्रेस स्ट्रांग करने के लिए 2 पॉइंट आपसे पूछूंगा, 2 पॉइंट अत्री साहब से, और उसके बाद ये खत्म कर दूंगा प्रोग्राम। 2 पॉइंट्स कि कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में, भाई आदमी ईमानदार है, बेईमान तो है नहीं, पढ़े लिखे भी हैं, तो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कैसे मजबूत और हो सकती है कि चैलेंज कर सके मिस्टर शाह और मिस्टर मोदी को? पहला पॉइंट, 2 पॉइंट्स कांग्रेस, हाँ, पहला पॉइंट, राहुल गांधी को कांग्रेस में सर्जरी कर जवाबदेही तय करनी होगी और हर जवाबदेही के लिए एक्शन लेना होगा। और उनकी जगह, आप कहोगे कि यार सब पे एक्शन लेंगे, जब खाली करोगे तो कौन आएगा? उसकी जगह जमीन से जुड़े हुए लोग, जो जमीन से जुड़े हैं, जिनका संपर्क है जीवंत, पैराट्रूपर नहीं, या मेरिडियन में रह के 4 पत्रकारों को स्कॉच पिला के और हाय हेलो करके 2-4 इधर उधर गिफ्ट देके, यदि वो राहुल गांधी जी से फोटो खिंचवा के अपना पेपर में छापते और बोलते कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश की चर्चा करते हुए, अरे भाई साहब, पहले तू मध्य प्रदेश तो समझ, चर्चा करने के पहले तेरी समस्या क्या है? राहुल गांधी को पहले जवाबदेही तय करके एक बड़ी सर्जरी करनी होगी और उनकी जगह जमीन से जुड़े हुए संगठन के लिए डेडिकेटेड लोग, जो संगठन में आए वो चुनाव लड़े नहीं, वो इस जुगाड़ में नहीं आए कि मैं संगठन में रहूंगा, फिर लोकसभा मांगूंगा और फिर राज्यसभा जाऊंगा, फिर मंत्री बनूंगा, पैसे कमाऊंगा। ये ख्वाब देखने वाले लोगों को घर बिठाना होगा। और ऐसे कांग्रेस में इतने लोग पड़े हैं जो संगठन के लिए दिल से काम करना चाहते हैं, उनकी पहचान करनी होगी। पॉइंट नंबर 2 आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 1, एक सर्जरी, जवाबदेही तय करे, सर्जरी करे और एक्शन ले। सिर्फ जवाबदेही तय होने से नहीं होगा। ये टिकट हुड्डा ने बांटे थे, हुड्डा रिस्पॉन्सिबल ना, व्हाट एक्शन यू हैव टेकन ऑन हुड्डा, ताकि आने वाली पीढ़ियों में लोगों को समझ में आ जाए कि जरूरत से ज्यादा टिकट मत लो, गले पड़ता है मामला। अति साहब, 2 पॉइंट्स, कांग्रेस कैसे राहुल के लीडरशिप में इमर्ज हो सकती है, चैलेंजर बन सकती है? दीपक जी, लंबे समय तक कांग्रेस कवर करने के बाद 2 लाइन की बात कहूंगा। कांग्रेस पार्टी को एनजीओ के मोड से बाहर आकर के पॉलिटिकल पार्टी होना होगा। सबसे पहली बात यह है, एनजीओ के मोड में है कांग्रेस पार्टी, फ्री फॉर ऑल, जिसके जो मर्जी आए कर लो। एक गिरोह है, उस गिरोह के लिए सब कुछ, वर्कर के लिए कुछ नहीं। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, जो ये कल्चर की बात है, वर्क कल्चर की बात है। और दूसरी बात यह है कि किसी को, जो बाहू ने कहा अकाउंटेबिलिटी का जो पक्ष है, अकाउंटेबिलिटी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण, जो मुझे लगता है, अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, उसको राज्यों के अंदर अपनी आउटसोर्सिंग पॉलिसी बंद करनी होगी। किसी भी स्टेट के अंदर जो ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी करते हैं ना, वो सबसे खतरनाक है। आपने गहलोत का देखा, आपने कमलनाथ का देखा, आपने हर स्टेट में देखा। ये जो चीज है, जब तक आप सामूहिक नेतृत्व और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा नहीं देंगे, और सामूहिक हो, वो कोई इंडिविजुअल नहीं। आपने जब सवाल पूछा कि इंदिरा जी के टाइम में इतने शत्रप कैसे थे, राजीव जी के टाइम में भी शत्रप थे, अब वो शत्रप कहाँ चले गए? उनको बढ़ने का, ग्रूम करने का एक समय चाहिए। संगठन के साथ साथ बढ़े, पार्टी के लिए काम करे, खुद के लिए नहीं। ऐसे लोगों की पहचान राहुल के लिए सबसे वाइटल है। वरना जो ये हरियाणा आज हुआ है, हरियाणा देखिए एक टेस्ट केस हो सकता है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए, कि कोई भी चुनाव कैसे नहीं लड़ना चाहिए। इट्स ए क्लासिक केस।
फॉर कांग्रेस पार्टी। और अगर वो इससे भी नहीं सीखते, आप आगे बताइए मुझे, बाबू मैं आपका ध्यान चाहूंगा एक बार, 1 मिनट के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो हमने ये आपको डेटा दिया, 38 सीट कांग्रेस की आज भी आई है, 17 निर्दलियों ने हरा दी, 11 सीट आपने कहा उसको भी छोड़ दीजिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की 80 सीट थी, उसको आप 38 पे लेके आए हो, खुद लेके आए 38 पे, सब कुछ जानते समझते जी उस पार्टी का भला कौन कर देगा दीपक जी? कोई कर सकता है क्या? तो हम जी तो केवल एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के नाते एक ओपिनियन रख सकते हैं ना, हमें कांग्रेस से कोई वास्ता है ना बीजेपी से कोई वास्ता। ओके। उसके बाद बड़ी बात बड़ी बात कही। दो खास मेहमान एक्सपर्ट्स, टाइगर और साथ में हमारे हेमंत अत्री साहब, किंग हरियाणा के। इन दोनों का ये कहना है कि हरियाणा एक टेस्ट केस है। हरियाणा की हार एक ऐसी हार जहां पर एक जीती हुई बाजी गंवा दी कांग्रेस ने, जहां जनता सरकार से लड़ रही थी, बीजेपी से लड़ रही थी। ऐसे आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस हारी है, जहां पर शायद कोई आम आदमी पार्टी टाइप की पार्टी होती, इतना अगर फोर्स मिलता तो पंजाब की तरह हरियाणा जीतती, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। और इसके लिए एक सुझाव इन्होंने दिया, उनका भाई एनजीओ मोड से बाहर निकलना होगा। ये एनजीओ की तरह अगर एक देश की सबसे पुरानी पार्टी काम करेगी तो नहीं होगा। टाइगर ने तो बहुत सी बातें करी, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही कि पिरामिड स्ट्रक्चर, जैसे पिरामिड होता है उसके अंदर लाशें मम्मी रखी होती 100 एक हजार साल की, डेड वुड को हटाना है। जो दगे हुए कारतूस हैं, जिनमें जिंदा कारतूस नहीं, जिन बंदूकों को, उनको हटाइए। और ये बैजू साइजू और टाइजू टाइप के जो लोग हैं इस तरह के, कि कोई दरोगा है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई फलाना था, कोई कुछ करता था, कोई ड्राइवरी करता था, इस तरह के लोग जो चापलूस होते हैं, इनको किनारे करिए, नवरत्न रखिए अपने इर्द गिर्द, नवरत्न रखिए। और बहुत से ऐसे माइंड्स हैं जिनको अगर आप रखेंगे तो अगर अकबर बनना है, अगर कहीं ना कहीं विक्रमादित्य बनना है, तो फिर नवरत्न होने चाहिए। नेहरू बनना है तो नवरत्न होने चाहिए। राहुल गांधी के नवरत्न पिटे हुए मोहरे हैं, ये को कह रहे हैं। एक चीज और दोनों लोगों ने कही, बल्कि तीनों लोगों का मानना है कि राहुल गांधी एक ऑनेस्ट आदमी है, एक ईमानदार आदमी, जिसकी बड़ी जरूरत है आज इस भ्रष्ट देश में। तो ईमानदार है वो, उनकी सत्यनिष्ठा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। पढ़े लिखे कतई पप्पू नहीं है। टाइगर ने कहा, टाइगर जैसा आदमी कह रहा है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी है और इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्ट भी है। टाइगर कह रहा है कि राहुल गांधी से आप बहस नहीं कर सकते, चाहे वो इकोनॉमिक इशू हो चाहे स्ट्रेटेजिक इशू, बहस नहीं कर सकते, पढ़े लिखे आदमी। तो राहुल गांधी को कुछ चेंजेस करने होंगे, फ्रेंचाइजी मॉडल को खत्म करना होगा, और कमलनाथ टाइप की जो फौज है या जो साइकोफ्रेंच, जो चापलूस है, उनको हटाना होगा। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं हुई तो धीरे धीरे इस देश में बीजेपी जैसी पार्टी, जो एक तरह से अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जा रही है, या मोदी जिनके पास विजन नहीं है, टाइगर का भी मानना है, वन पार्टी सिस्टम हो जाएगा इस देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। ये इन दोनों लोगों का सुझाव है। मैं सबसे विदा लेना चाहूंगा और इस दीपक जी एक लाइन में अगर हरियाणा के पूरे चुनाव को आपने एक सेंटेंस में खत्म करना है, एक सेंटेंस, वो सेंटेंस ये है कि आमतौर पे आपने एक कहावत सुनी है कि कुल्हाड़ी पर पैर में कुल्हाड़ी मारना। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में कुल्हाड़ी पर जाकर के खुद पैर मारा है और तब ये परिणाम प्राप्त किया। तो कांग्रेस ने, अत्री साहब कह रहे हैं, कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया। अब सवाल ये कि कुल्हाड़ी किसने पकड़ी थी, उसको आइडेंटिफाई करें, ये टाइगर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब। एंड आई वांट दैट राहुल गांधी, मुझे कोई कह रहा था, एक और बात दोस्तों बता दूं, मुझसे कोई कह रहा था कि राहुल गांधी टीवी नहीं देखते, राहुल गांधी यूट्यूब देखते, यूट्यूब पे खबरें देखते। यूट्यूब देखना चाहिए राहुल जी आपको, और हम तीनों को बुलाइए तो देखा जाएगा। कम से कम चाय तो पी लें, हार की चाय पी जाए, जीत की चाय तो बहुत पीते रहे। हारे हुए के साथ खड़ा होना चाहिए। टाइगर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अत्री साहब थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जिनको लगता होगा कि साहब दीपक जी जो है कहीं ना कहीं ये ले रहे हैं, पैसा चल रहा है 9 PM 11 PM की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा लेते तो इतनी हिम्मत ना होती, बहुत से लोग सुनकर डर जाएंगे ये प्रोग्राम, बैजू जैसे टाइप के। टाइगर थैंक यू सो मच, अत्री साहब थैंक यू सो मच, दोस्तों थैंक यू सो मच।